जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वाईराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कमांडोज, कैसे हो? आपका एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लास में जितना कराया गया, चाहे वो फैक्ट कराए गए हों, चाहे वो नोट एक्स्ट्रा कराए गए हों, आपका क्लास से कितनी भागीदारी रही? कमेंट्स करें वीडियो देखते समय। और कमांडो, जो मेरे चैनल्स पे नए हैं और जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है हर तरह की जानकारी की, जीएस से संबंधित हो चाहे और किसी क्षेत्र की हो, उन लोगों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक कोने कोने तक, जन जन तक ये चैनल पहुंचे। बस इसमें भागीदारी आप जैसे मीडिएटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप जैसे कमांडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमांडोज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट किया करें और जब भी कोई नई वीडियो आया करें, आप अपने स्टेटस, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका और कोई सोशल मीडिया का साधन हो, कमांडोज़ अपने भाई, अपने गुरु, अपना जो भी समझते हो, मेरे चैनल्स को, मेरी वीडियो को जन जन तक पहुंचाया करें। और आपने पहुंचाया भी है। मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे बिना कहे मेरा स्टेटस लगाते हैं, उनको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमांडोज, मैं आज जो सेशन लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ एनडीए फर्स्ट का 2022 का जो गेट का एग्ज़ाम है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसका पहला सेक्शन इंग्लिश वाला। तो हम इंग्लिश वाले पोर्शन को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जीएस के पोर्शन की ओर चलेंगे। तो कमांडो, शुरू करने से पहले मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने वास्तव में जी जान लगा दिया था, मेहनत की थी, रात दिन एक कर दिया था, तो वास्तव में उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने पेपर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो मैं भी परकच्चे उड़ाने वाला हूँ इस पेपर के। अभी इसकी औकात दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पेपर का एनालिसिस करें अगर हम गेट या एनडीए फर्स्ट के गेट और मैथ के उसकी बात करें, तो सबसे बड़ी बात है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। पेपर बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं आया है। इंग्लिश तो इंग्लिश तो जो है सीधी सीधी आपके 10th 12th लेवल की आ गई है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने डायरेक्ट पढ़ी हैं, किसी भी किताब से पढ़ी हैं, छोटे से छोटा कोई भी आपने बुक पढ़ी है वहाँ से भी आ गई है सीधी सीधी, मैंने देखा है। अभी 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी हाल ही में बच्चों ने तैयारी की है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे उन्होंने तैयार किए हैं। बहुत सारे इडियम फ्रेज, बहुत सारे एंटोनिम्स उन्होंने सीधे सीधे डायरेक्ट आ गए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुत्तों को भौंकने दो, कुत्तों को भौंकने दो, जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो कुत्ते खुद ब खुद जवाब सूंघ लेंगे। तो कमांडोज, किसी को भी हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को जवाब देना है, ना ही किसी को कोई एक्सक्यूज़ देना है। सब कुछ अपने आप होगा। तो सेशन को ज़्यादा लेट न करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेशन है वो ऑर्डर ऑफ वर्डिंग इन अ सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ वर्डिंग इन अ सेंटेंस। तो कमांडोज, हमारा जो सेशन है वो है ऑर्डर ऑफ वर्डिंग इन अ सेंटेंस, पार्ट ए, है ना। इसमें क्या करना है, हमें PQRS में सेट करना है पूरे सेंटेंसों को। बस बहुत सिंपल होता है। अगर हमने अच्छे से ग्रामर पढ़ी है तो हमें रीअरेंज करना है द जंबल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। जंबलिंग पार्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक साथ कई बंच ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं जिनसे आसानी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और नंबर भी हम अटेन कर सकते हैं, है ना। अबाउट 10 क्वेश्चन है जो हमारे सीधे सीधे एक ही बार में पूरे गुच्छे को हम लपेट लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, इसका पार्ट यहाँ से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और हम बात करें तो आगे पढ़ते हैं, बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग। तो कमांडो, बात करें तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस की मुख्य जान होती है। सब्जेक्ट, है ना, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस की मुख्य जान एसवीओ होती है। तो एसवीओ के ही क्रम को हम फोकस करेंगे। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस हमारा जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? वो हमारा शुरू होगा देयर आर से। देयर आर मैनी वे ऑफ डीलिंग, देयर आर मैनी वे ऑफ डीलिंग विद इंट्रांसिजेंट कस्टमर्स, है ना। फिर उसके बाद बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन। ये क्रम सही रहेगा।
यानी द करेक्ट सिक्वेंस शुड बी QSPR। इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, वो रहेगा जम्बलिंग जो पार्ट है उसका QSPR बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, उसको रीअरेंज हमने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले का यानी हमने बी ऑप्शन लगा दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द years following India achieved remarkable economic development, liberalization in the year 1991, the landmark reforms inaugurated via। तो सीधी सी बात है, इसको रीअरेंज करना है, जम्बलिंग दे रखा है, तो इसको रीअरेंज करने के लिए यानी सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इसमें, यानी इसका अगर हम एरा देखें तो इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो QPSR, यानी इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो QPSR आप लगाएंगे। यानी इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ईयर्स फॉलोइंग, है ना, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन द ईयर ऑफ 1991। ठीक है, वित्त गवर्नर का समय था और विशेषकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय था, उस पर एक आर्गूमेंट दे रखी है इसमें। तो करेक्ट आंसर दूसरे का जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। कमांडो चेक कर लें, है ना, चेक करते रहें अपने कितने कितने कैसे करके आए आप। बिल्कुल करेक्ट आपको सोल्यूशन कराया जा रहा है, पूरे जी जान से कराया जा रहा है, एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा आपको, चाहे वो इंग्लिश हो, GS हो, कुछ भी हो, लपेटूंगा भरपूर तरीके से। कमांडो सर है, कमांडो सर का कोई तोड़ नहीं है, आपको तो पता ही है ना। तो नो फियर, है ना, नो टीयर, बिकॉज योर कमांडो इज हियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें कमांडो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो जम्बलिंग है सीक्वेंस उसको लगाना है अगर हमें, तो वॉज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन्स हॉकी टीम इन द एरिना ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट सिक्वेंस जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे QSPR। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट सीक्वेंस है। कुछ नहीं है, बस अरेंज करना होता है सेंटेंसों को, है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग, बस, और कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है इनको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द टर्म्स ऑफ GDP एंड GNP। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया है, GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। द इन टर्म GDP GNP फॉर gauging the success of nation which are the two major determinants economic progress is determined। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा हमारा वो रहेगा SPRQ। लगा लें आप अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें उसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 5 की, विद द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा अगर आप लगाएं, चेक करते रहना सब कुछ, है ना, इसका जो करेक्ट रहेगा वो RPSQ इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम छठवें की, ऑफ इट रेन सॉफ्ट वर्डर। इसकी अगर हम बात करें कमांडोज, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा उसकी अगर हम बात करें छठवें क्वेश्चन की, छठवें क्वेश्चन का जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो RPQS। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप कैसे भी लगा लें। यानी ऑन द वन हैंड देयर इज अ इमेंस ब्यूटी, उसके बाद आएगा ऑफ इट्स रेन सॉफ्ट वर्डर, है ना, RPQS रहेगा। इसके बाद अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें, आर ऑफन रूटेड, तो इसके करेक्ट सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो देखते हैं इसमें 7 का जो करेक्ट सीक्वेंस निकलेगा वो QRPS करके निकलेगा, यानी पहला ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। जिसने बच्चे ने का पेपर उसने लगाया है इसमें QRPS। तो सीक्वेंस सबसे बड़ी बात है, ग्रामर की अगर आपको जानकारी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की अगर आपको प्रॉपर जानकारी है ना, तो आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, इनको तो जल्दी जल्दी से करना है हमें, बस सीक्वेंस लगाने सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, द पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। तो इसका जो करेक्ट है वो RPQS बनेगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। कमांडो सारे चेक करें जल्दी जल्दी से, है ना, सारे अपने लगाएं कौन सा सही है आपका, कौन सा गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्कोरिंग करें। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 का जो रहेगा, टू द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल्स, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा RSQP, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। ये जम्बलिंग वर्ड कर रहे हैं इस समय, इनको हमें सिक्वेंस में लगाना है। और 10वां लास्ट क्वेश्चन है जम्बलिंग का, वो है ब्रॉड बाय द बैड टाइम्स अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी। इसका जो हमारा करेक्ट निकलेगा वो निकलेगा क्वेश्चन नंबर 10 का SRQP ऑप्शन नंबर बी। SRQP ऑप्शन नंबर बी। तो कमांडोज ये जम्बलिंग कर रहे हैं हम, है ना, जम्बलिंग वर्ड को हमने किया है यहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लगाए हैं, एक के बाद एक मैं बताता गया हूँ आपको, और आपने किए हैं सारे, है ना। तो एक एक करके हमने लगाए हैं सारे, 10 क्वेश्चन किए हैं। अब सोचो 10 क्वेश्चन अगर हमने करेक्ट कर दिए तो सीधे सीधे हमें नंबर मिलने वाले हैं। तो बस सीधी सी बात है, ग्रामर की प्रॉपर अगर आपको जानकारी है तो आप अच्छे से इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम तो आप जानते हैं, समानार्थी को सिनोनिम्स कहा जाता है ना। इसमें आपको बिल्कुल सेम ढूंढना है, आपको सेम ढूंढना है कि आपको बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा है, वही ढूंढना है आपको। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से, और पहला 11 नंबर क्वेश्चन है ये, आफ्टर ए गुड मील, मील माने क्या होता है, अच्छा भोजन, गुड मील माने अच्छा भोजन, इट इज एन इम्पोर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द सेफ। इसमें मेन बात जो देखने लायक है ना, वो कौन सी है, इसमें कौन सा वर्ड आया, सेफ। सेफ को आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। तो सेफ की आप क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट में, कमांडोस तारीफ ही करोगे ना। कॉम्प्लीमेंट माने तारीफ करोगे, प्रशंसा करोगे, है ना, टिप तो दोगे नहीं कभी भी। इसने बच्चे ने ए लगा दिया, वो गलत हो गया इसका। कॉम्प्लीमेंट माने प्रेस करना होता है, तारीफ करना होता है। और इसका यानी करेक्ट ऑप्शन जो लगेगा वो बी ऑप्शन लगेगा, बिल्कुल सही है इसका। यानी कॉम्प्लीमेंट का जो सिनोनिम बनेगा वो बी बनेगा, यानी 11 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगर हम बात करें अन्य इसमें, अगर अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो टिप माने तो इनाम देना होता है ना। एडमोनिश माने क्या होता है, चेतावनी देना होता है ना, प्रिकॉशन देना होता है, क्वेश्चन देना होता है। वहीं रिवाइल माने क्या होता है, धुतकारना होता है, किसी को धुतकारना होता है। रिवाइल माने, एडमोनिश माने क्या होता है, चेतावनी देना होता है। प्रेस माने क्या होता है, तारीफ करना होता है। तो हमें यहाँ सिनोनिम ढूंढना था, तो कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब तारीफ होता है और इसका भी मतलब तारीफ। चलो अब हम बात करते हैं 11 के बाद 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन की, ही इज वर्क लॉडेबल, ही इज ही वो सॉरी हिज वर्क इज लॉडेबल। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, है ना। लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय। यानी प्रशंसनीय वर्ड को अब हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड लगा तो सीधा सा बात है, लाउड माने तेज होता है, बोल्ड माने साहसी होता है, लाफेबल माने हंसने योग्य हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, प्रेस वर्थी, प्रेस करने योग्य, यानी प्रशंसा करने योग्य। तो 12 का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सिनोनिम रहेगा, वो ए रहेगा। कौन सा रहेगा, ए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 में राज द कॉम्पिटेंट्स कारपेंटर। कारपेंटर माने क्या होता है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। तो सीधी सी बात है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। कॉम्पिटेंट्स यानी केपेबल माने योग्य हो जाएगा, एक्सेप्शनल माने क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। इनएडेप्ट कोई वर्ड नहीं होता, एडेप्ट वर्ड तो हो सकता था, निपुण, है ना। और क्लमसी, क्लमसी का मतलब क्या हो जाएगा, फुअर टाइप का हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंट अगर हम वर्ड को निकालें तो कॉम्पिटेंट वर्ड का जो मतलब निकल के आएगा, यानी हमें निकालना है सुयोग्य, सुयोग्य वर्ड निकालना है। तो कैपेबल हो जाएगा, कैपेबल इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनिम्स कॉम्पिटेंट का करेक्ट वर्ड का जो सिनोनिम है वो क्या है, कैपेबल। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। वहीं आगे की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 में, ही इज अ डिलीजेंट इन ही इज अ डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। डिलीजेंट माने होता है मेहनती, परिश्रमी। डिलीजेंट माने क्या होता है, मेहनती परिश्रमी होता है। अब सारे मीनिंग्स का एकदम लगा लेते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान हो गया। कंसिस्टियस माने क्या होता है, कंसिस्टियस माने जो कमांडो होता है वो होता है ईमानदार, है ना। डिलीजेंट माने मेहनती या ईमानदार भी बोल सकते हैं। डिली डेलिंग माने टालम टोल करने वाला हो जाएगा, है ना। प्रोकास्टिनेटिंग हो जाएगा, टालने वाला हो जाएगा। तो ये वर्ड तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन डिलीजेंट का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ईमानदार। तो कंसिस्टियस इसका करेक्ट जो है ऑप्शन रहेगा 14 का, जो ऑप्शन सिनोनिम रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी। अब 15 की बात करते हैं, ही अपियर्स टू रेटिसेंट। रेटिसेंट माने क्या होता है, बहुत कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। चलो अभी बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंस नहीं है, है ना, एक्सपीएंस। इनमें अगर ये
EXPAN, यानी PEN होता तो महंगा होता, ये PAN है, यानी इसका विस्तार करना हो गया, इसका मतलब विस्तारी हो गया है ना। जॉली का मतलब होता है खुशमिजाज टाइप का, साइलेंट माने शांत होता है, विड्रॉल माने खींचना होता है ना। तो मौन रहने वाला यानी कम बोलने वाला का मतलब क्या हो गया, साइलेंट। इसका करेक्ट जो 15 का जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा साइलेंट, है ना। तो 15 का करेक्ट सिनोनिम जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, साइलेंट। अब नेक्स्ट सिनोनिम की बात करते हैं 16 की, इधर आ जाते हैं। तो 16 की अगर हम बात करें तो ही इज ऑलवेज जोवियल। कई, जब भी आप किताब खोलोगे, कोई सी भी नॉर्मल किताब खोल लोगे, उसमें आपको डायरेक्ट ये सिनोनिम मिल जाएंगे। इन 12th, इवन 12th तक की किताबों में मिल जाएंगे आपको, ये मैं बात करूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं कि यहाँ से आया वहाँ से आया, अबे बहुत सिंपल टाइप का पेपर आया, 10th लेवल का आया, किताबों से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, ऐसी बात करते हो। तो सीधी सीधी सी बात है। नॉर्मली भी आपने याद किया होगा, अभी 12th एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपने किसी मॉडल से भी तैयार कर लिया होगा तो उसमें सारे ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं भी देख रहा हूँ पिछले कई सालों से पेपर बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, जॉली टाइप का होता है व्यक्ति, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला चीयरफुल हो गया, सही है, खुश मिजाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलस माने कठोर हो जाता है ना। गैरुलस माने क्या हो जाएगा, ग्लूटन टाइप का, पेटू टाइप का हो जाएगा। क्रेडुलस माने क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेने वाला, सहज विश्वासी बोल सकते हैं इसको। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है जोवियल का सिनोनिम है वो कौन सा है, चीयरफुल है, चीयरफुल है करेक्ट आंसर। किसका क्या है, ऑप्शन क्या है, ए। अब हम बात करें 17 क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मोहन रिमेन्स मोर रोज दीज डे। मोर वर्ड कहीं भी आ जाए, रूट वर्ड है ये, मोर वर्ड कहीं भी आ जाए समझ लो इसका मतलब शोक होता है, दुख होता है, उदास कह सकते हैं। तो मोर वर्ड आ गया है ना, दुख से संबंधित, तो मोरोज का मतलब क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अब उदास को इसमें ढूंढते हैं, उदास का शूलेन वर्ड बिल्कुल करेक्ट है इसमें, शांत रहने वाला, उदास रहने वाला, दुखी रहने वाला, बिल्कुल करेक्ट है इसमें। चिरपी टाइप का मतलब क्या हो गया, गर्मा गर्म हो जाएगा। जेनरस माने उदार होता है। इंट्रोसेप्टिव का मतलब आप जानते ही हैं, अपने अंदर झांकने वाला, अंतःस्थ हृदय झांकने वाला जो होता है उसे इंट्रोसेप्टिव बोलते हैं। तो करेक्ट 17 क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका सिनोनिम बनेगा कमांडोज, मोरोज का क्या बन जाएगा, सूलेन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ही वॉज अ रेलुक्टेंट, कई बार रिपीट हुआ रेलुक्टेंट, है ना, कोई बहुत बड़ा नया वर्ड नहीं है, कई बार रिपीट हुए ये वर्ड। तो रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसको कोई इच्छा ना हो। तो अनविलिंग इसका करेक्ट हमें ऑप्शन देखने लग गया सीधा सीधा बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है इस बार सिनोनिम एंटोनिम जो है बहुत ज्यादा घुमा नहीं रहे हैं, सीधे सीधे आंसर दे रहे हैं उनकी। तो अनविलिंग माने अनिच्छुक हो जाएगा, फियरफुल माने डरा हुआ हो जाएगा, ईगर माने आतुर हो जाएगा, एंथुस्टिक माने उत्साही हो जाएगा, जोशीला हो जाएगा। सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए ABCD, लेकिन 18 का जो करेक्ट आंसर जो निकल के आया वो है अनविलिंग, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अगर हम बात करेंगे तो अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी होता है, इसका एंटोनिम पेसिमिस्टिक हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे, मुझे इतना पता है कि इसका एंटोनिम ही लगा के आए हैं, बहुत से बच्चों को गलती हो गई है, लेकिन वो सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, है ना, समानार्थी पूछ रहा है। तो समानार्थी क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक का कौन सा होता है, ऑप्टिमिस्टिक का जो होता है वो सैंग्विन होता है। सैंग्विन माने क्या होता है, आशावादी होता है। केयरफ्री माने चिंता मुक्त हो जाएगा। अनकेयरिंग माने चिंता न करने वाला हो जाएगा। पेसिमिस्टिक वाले निराशावादी होता है। तो 19 का करेक्ट जो सिनोनिम बनेगा वो सैंग्विन बनेगा, आशावादी। अब हम बात करें 20 की लास्ट सिनोनिम की बात करें तो सचिन इज अ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव माने क्या होता है, सहयोगी टाइप का होता है ना। तो कोऑपरेटिव का बिल्कुल करेक्ट जो सिनोनिम बनेगा वो कंप्लाइजेंट बन जाएगा, है ना, क्योंकि कॉवर्ट माने क्या होता है, गुप्त या बचाव हो सकता है ना। कॉम्प्लेसेंट माने क्या होता है, आत्मसंतुष्टि होती है। कन्विंग कन्विंग माने क्या होता है, कनाइविंग माने क्या होता है, साठगांठ करना होता है ना, आपस में मिलजुल के साठगांठ बनाना होता है। तो आपने इस अब तक देखे आपने मैंने लगभग 11 से लेकर के और 20 तक सिनोनिम बताए। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई वर्ड रह गया हो तो बता देना कमेंट करके, उसकी भी मैं मीनिंग तुरंत बता दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि इनका बुकेब का ही खेल है सारा, एंटोनिम सिनोनिम का। तो बुकेब कमांडो मजबूत करो अपनी, जैसे मैं सारे ऑप्शन एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही करने की आदत डालो, आपके कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम गलत नहीं होंगे। चलो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, और इसमें हम बात करेंगे ईडियम एंड फ्रेज की, मुहावरों की, लोकोक्तियों की बात करेंगे। तो थोड़े से धुंधले हैं, आप एडजस्ट कर लेना,
है ना। किसी का कोई सेट होगा, किसी का कोई सेट होगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो जो सेक्शन हो उसके हिसाब से आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि घबरा जाओ, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईडीएम फ्रेज भी बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप आए। अगर किसी ने मेरी 12th की, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है GS बाई योगी सर कमांडो करके चैनल है, उसको उस तक आप ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, है ना। सबसे बड़ी बात है वो चैनल इसलिए बनाया गया है कि उसमें ज़रूरतमंद बच्चों को भागीदारी मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अच्छे बच्चे जोड़ने जो मेहनत कर सकें। और मेरा यूट्यूब चैनल है वाईराज डिफेंस क्लासेस, y.raj करके है, तो आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे कमांडोज जिनको ज़रूरत है उन बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। अब बात करते हैं ईडीएम और फ्रेज की। बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, सीधे डायरेक्ट जो आपने याद किए होंगे 12th लेवल में याद किए होंगे वो सीधे सीधे आ गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो पेपर आया है इसमें मेरे हिसाब से टीचरों को इतना उछलना नहीं चाहिए। मज़ा तो जब आएगा जब बच्चा, अगर मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 छाप के आ जाए, तो हमारे मेहनत करने से, यानी हमारे उछलने कूदने से मज़ा नहीं है। जब बच्चा उछले तब मज़ा ज़्यादा है ना। तो मज़ा जब ही आएगा जब कमांडो हमारे जो है 50 के 50 ठोक के आएँ। वैसे पेपर को देख के लगता है कि आपके अपने यहाँ आरकेटी क्लासेस में तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत की गई है। सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और वो बहुत ज़्यादा, जो चारू कर्मठ भी है, बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं विजय, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया है उनका तो। और हमारे यहाँ की जो बुकैब है ना, हमारे यहाँ की जो बुकलेट है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्लास में जितने हम फैक्ट और नोट्स एक्स्ट्रा कराते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, है ना। सब सेक्शन हमारे बहुत मजबूत रहते हैं। तो कभी भी टीचर की क्लास को अवॉइड मत किया करो, क्लास जरूर लिया करो। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, ईडीएम और फ्रेज है। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, काउंटिंग योर चिकन्स। पहले तो मैं बता दूं आपको कमांडो जी, ये जो ईडीएम आया है ये अधूरा ईडीएम है, शायद इसी वजह से बच्चे बहुत से गलत लगा के आ गए। काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अगर मैं पूरे ईडीएम की बात करूं तो बिफोर दे हैच, ये है पूरा इसका ईडीएम, है ना। तो शायद इसी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन हो गया हो। ये अधूरा इन्होंने ईडीएम दिया है, और पूरा ईडीएम क्या है, काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच। यानी सीधी सी बात, अगर इसका अर्थ करके देखें, मैंने कहा ईडीएम फ्रेज हमेशा अर्थ करके सॉल्व करने चाहिए, और इनके आ जाते हैं, उनके आंसर कभी गलत नहीं होते हैं। अगर इसमें 10 है 10 के 10 हमारे सही हो जाने चाहिए। तो क्या कहना चाह रहा है, काउंटिंग योर चिकन्स, अपने चिकन्स को गिन लो, उनको हैश करने से पहले, यानी उनको सेने से पहले। तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, एक कॉन्फिडेंट दिया जा रहा है, सक्सेस, सफल होने का एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है आपको। तो 21 का जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इसका मीनिंग क्या है, ए है। 21 का कौन सा है, ए। अब हम बात करते हैं कमांडोज 22वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत सिंपल है, और उसको भी अर्थ करके ही हम बता देंगे। क्या है, द आइसिंग ऑन द केक, यानी केक के ऊपर भी बर्फ लगाना। इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जा रहा हो। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन मिल गया है, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एवर ऑलरेडी गुड डील। डील करने से पहले एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिल जाता है, जैसे हम गए गोलगप्पे खाने के लिए या किसी दुकान पे गए, तो एक्स्ट्रा उसने हमें कुछ दे दिया, यानी हमें 10 के 4 खिलाए, 4 के बाद उसने एक्स्ट्रा एक पपड़ी बना के दे दी। तो बस यही होता है द आइसिंग ऑन द केक। बहुत ज़बरदस्त ईडीएम है, काफ़ी बार पूछा गया है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम बात करेंगे 23 की, आई स्टिच इन टाइम। ये भी अधूरा मुझे लग रहा है ईडीएम दिया है इन्होंने, आई स्टिच अ स्टिच इन टाइम, है ना। इसका पूरा जो मेरे हिसाब से जो ईडीएम रहता है वो है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टिच इन टाइम और क्या होता है, सेव्स 9। समय में उसको बुनो और सिलो और 9 बचा लो। यानी कहने का सेंस क्या बना है इसका, यानी टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट ए नेगेटिव आउटकम, यानी पहले से ही कोई एक्शन ले लेना जिससे कोई नेगेटिव आउटकम ना आए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट बिल्कुल ईडीएम है का मीनिंग है। तो 23 का करेक्ट जो ऑप्शन निकल के आया वो कौन सा सही है, डी सही है। अब हम बात करते हैं कमांडोज 24वें, अगर हम ईडीएम की बात करें तो 24वें ईडीएम का जो आंसर निकल गया 8, 6 एंड 7। ध्यान करो कमांडोज, 12th वाले बच्चे भी इसको देखेंगे वीडियो को, तो देखना मैंने ये कराया हुआ है, और टेलीग्राम पे उसके बहुत सारे फोटो पड़े होंगे, कई सारे ज़्यादातर ये सब कराए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल टाइप का आया, 6-7। 6-7 का मतलब क्या है, बेतरतीब है। बेतरतीब का मतलब कहीं ना कहीं डिसऑर्डर में होगा, यानी स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारी तरफ से करेक्ट है।
कमांडोज लगाते जाएं अपने स्कोर को देख करके मुझे कमेंट जरूर करें कितना स्कोर बनना है आपका। एक एक क्वेश्चन में जी जान लगा रहा हूँ मैं, उसको देखें। अब हम बात करते हैं कमांडो 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ईडियम की बात करते हैं। टॉकिंग 20 टू द डजन, टॉकिंग 20 20 की कहना, टू द डजन दर्जनों से, कहने का सेंस क्या निकल के आ रहा है, यानी जल्दी जल्दी कहना कुछ। टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, जल्दी से तेजी से कुछ कह देना, है ना, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। तो 20 कहना डजन के लिए, तो वो इसका मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी से कुछ कह देना। तो यहाँ तक 25 तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स करना, है ना, कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स करना। अब बात करते हैं 25 के बाद 26 की। 26 की हम बात करें, यानी अंडर द वेदर, मौसम के अंडर में रहना। मौसम के अंडर में रहने का सेंस क्या बनेगा, यानी मौसम के अंडर में आ गए हो, इसका मतलब मौसम के अंडर आ गए हो तो आप क्या हो गए हो, बीमार हो गए हो, अनवेल हो गए हो, सीधा सा सेंस बन रहा है ना। वॉकिंग इन द रेन, इस टाइप के कभी ईडीएम का अर्थ मन निकाला करो। ईडीएम का अर्थ तुम जो सोचते हो उससे थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा व्यवहारिक सोचना, अपने आप आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। 26 का करेक्ट जो ऑप्शन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, डी, अनवेल। अब हम बात करते हैं 27वें की, टू सिट ऑन द फेंस, दीवार पर बैठना। कहने का सेंस क्या है, दीवार पर बैठने का मतलब टू सिट ऑन द फेंस। 27वें की अगर हम बात करें, टू सिट ऑन द फेंस, दीवार पर बैठने का मतलब क्या है, टू बी अनडिसाइडेड, यानी आपने कभी भी अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, अनिर्णय, है ना। तो 28वें की अगर हम बात करें, वंस इन ए ब्लू मून, अरे सिंपल सा दिया है, लॉलीपॉप दिया है, इससे ज़्यादा क्या, इंग्लिश की ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे हैं इंग्लिश की ये। तो वंस इन ए ब्लू मून, यानी ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब जानते हो क्या होता है, रेयरली, दुर्लभ दिखना, है ना, कभी कभी दिखना, ईद का चांद होना, उसका ये ईडियम दिया है उसने। अब हम बात करें 29वें की, बात करते हैं 29वां, यानी थ्रू थिक एंड थिन, यानी मोटे पतले से होकर। कहने का सेंस क्या है, थ्रू थिक एंड थिन का 29वां है, यानी ये इसका मतलब है बुरे समय से गुजरना, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। इसका 29वें का ईडियम का जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। अब लास्ट ईडियम की बात करते हैं 30 की, बहुत ही ज़बरदस्त है और सिंपल है कि लाइक चौक एंड चीज, चौक और चीज की तरह है। यानी कहने का सेंस क्या बन रहा है, कहने का सेंस ये बन रहा है कि बहुत ही डिफरेंट है दूसरों से, बहुत ही डिफरेंट है दूसरों से। तो कमांडोज, मैंने आपको 21 से लेके 30 तक ईडियम फ्रेज बताए। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो आपको, या आपको लगता है सर ये नहीं ये, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने स्कोर को ज़रूर चेक करते रहें और बताएं आपने क्या क्या गलतियां की हैं। अब अगला जो सेक्शन आ रहा है कमांडो, वो आ रहा है हमारा स्पॉटिंग एरर का, और बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन रहता है। इसमें भी बच्चे को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, किसकी, ग्रामर की प्रॉपर जानकारी रहनी चाहिए। और देखना इसकी धज्जियाँ भी उड़ाते हैं कमांडो सर आपके, देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से उड़ाता हूँ। अब बात करते हैं स्पॉटिंग एरर सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें कमांडो, 31 आ रहा है। 31 में, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट, नो एरर। सीधी सी बात है कमांडो, जब कंपनी की बात कर रहे हो आप, इसकी बात कर रहे हो, एक कंपनी की बात है, एक कंपनी की बात कर रहे हो, और 5000 सोल्जर्स, तो सीधी सी बात है सिंगुलर हम बना रहे हो तो ये सिंगुलर ही बराबर रखो ना। तो हैव का क्या हो जाएगा कमांडो यहाँ पे, हैज। तो एरर कौन से वाले में है, सी ऑप्शन में एरर है, काय की है, हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो 31वें का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी है। अब हम बात करते हैं कमांडो 32वें की, 32 की हम बात करते हैं। तो एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू द फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। तो कमांडो बात करें अगर हम इसकी, तो एवरी पर्सन, जब ईच एवरी ये सब आ जाते हैं ना तो कमांडो, तो सीधी सी बात है उनके साथ क्या आता है, एवरी पर्सन, इन सबको मैस्कुलिन जेंडर में हम काउंट करते हैं। जब मैस्कुलिन जेंडर में बात करेंगे तो देयर का क्या हो जाएगा कमांडो, हिज हो जाएगा। पुरुष में देखते हैं सब चीज़ें, तो सी ऑप्शन में यहाँ क्या है, एरर है, देयर की पे क्या आएगा, हिज आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कमांडो, नेक्स्ट की बात करते हैं 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 में है द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, सीधी सी बात है द ओलंपिक गेम्स, यानी प्लूरल है ये, और जब प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आवेगी ले लो, तो वो क्या आएगी, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के हिस्से हैं ये सारे,
सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के हिस्से हैं सारे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सीधी सी बात है, जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो रिफ्लेक्ट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा खाली, ऐसे नहीं आएगा। यानी एरर कहाँ गई, एरर आ गई ए में। 33 का आंसर क्या निकलेगा, ए। अब हम बात करते हैं कमांडोज 34 की। 34 में क्या बनना है कमांडो, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन फॉर डिसिप्लिन अमंगेस्ट द स्टूडेंट, नो एरर। अरे लला, इसमें हमें एरर यही पता चल गई कमांडो, है ना। तभी तो कहता हूँ चाशनी के पीछे मत भागो, चाशनी के पीछे भागते हो दिक्कतें आती हैं। लो, तो अमंगेस्ट अगर आ जाता है, सीधी सी बात है, अमंगेस्ट कब आता है कमांडो, जब कोई वॉविल दे रखा हो। तो वॉविल के आगे क्या आता है, अमोंगेस्ट आता है। और कॉन्सोनेंट के आगे क्या आता है कमांडो, कॉन्सोनेंट के आगे आता है एमोंग, है ना। बिटवीन किसके लिए आता है, दो पर्सनों के लिए, और दो से अधिक के लिए क्या आता है, अमंग आता है। अमंगस्ट कब आएगा, वॉविल के आगे। अमंग कब आएगा, कॉन्सोनेंट के आगे। पता करो अमंगेस्ट किसके आगे आता है, अमंगस्ट के किसके, अमंगस्ट के बाद क्या आता है, वॉवेल आएगा। लेकिन यहाँ तो क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट। सीधी सी बात है, मिस्टेक कहाँ मिल गई हमें, सी में मिस्टेक मिल गई है। 34 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा आपका, क्या बनेगा, सी। अब हम बात करते हैं 35 की क्वेश्चन की। 35 में आपको पता करना है, 35 में पता करना है कहाँ पे एरर है। फेलर्स इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, however successive failures are not successive stepping stones to success। मुझे नहीं लगता कमांडोज, अरे हाँ, स्टेपिंग स्टोन्स एरर, इसमें 50-50 का चांस है। वैसे स्टोन्स नहीं आना चाहिए इसमें, जब स्टोन दे रखा है ऊपर वाले में तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए कमांडो, स्टोन आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे तरफ से 50-50 का चांस है यहाँ पे, तो नो एरर भी हो सकता है ना। और नहीं तो इसमें सी में भी मिस्टेक हो सकती है। एक बार आप लोग चेक कर लें और अपने गुरुओं से पूछ लें एक बार, है ना। और जैसा मुझे लगा मैंने वो आपको बता दिया। वैसे तो नो एरर है जी, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे स्टोन, तो यहाँ पे स्टोन ही आना चाहिए। चलो, अब हम बात करते हैं कमांडो, चेक कर लेना, बताना फिर मुझे ऑप्शन में। 36 की बात करते हैं कमांडो। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स diversity of culture and the spirit of tolerance in its people। अबे लल्लू, इट्स की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट्रॉपी नहीं आता, इट्स आता है नॉर्मल, ऐसे लग के इट्स आता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें कहाँ मिल गई हमें, सी ऑप्शन में मिस्टेक मिल गई। इट्स फर्स्ट्रॉपी वाला नहीं आएगा, सीधा सीधा वाला आएगा, सीधा इट्स लिखा होगा। क्लियर। चलो, अब हम बात करते हैं, यानी 36 के एरर किस में है, सी में। काय की एरर है, इट्स की, पे डायरेक्ट इट्स आएगा। अब हम बात करते हैं 37वें की, और 37वें में क्या मिस्टेक है तो बात कर लेते हैं। वंस कंसीडर्ड 9th प्लेनेट, सबसे बड़ी बात तो लाला जे है, सबसे बड़ी बात तो जे है कि यहाँ पे ऑर्डिनल्स है, और 9th क्या है, 10th 5th 4th 2, है ना। ये जितने टीएच वाले होते हैं ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं, और ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, कौन सा वाला, द वाला। तो द आर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं है, तो एरर कहाँ पे आ गई, इसका मतलब ए में आ गई कमांडो, यही पकड़ गया ये तो। चलो, 37 का क्या लगा दिया हमने, ए ऑप्शन लगा दिया। अब बात करते हैं 38 की। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। पहले तो ललो ये है कि वंस ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, वंस लिखने के लिए हमें अपस्ट्रॉपी की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ है, बी ऑप्शन में वंस आएगा यहाँ पे। तो 38 तक किसी को कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक हो तो बता देना, कोई समस्या आए तो बता देना, हर तरीके से आपको कराएंगे, है ना। नो फियर नो टीयर बिकॉज कमांडो योगी सर इज हियर। हर चीज़ का तोड़ है ना। जान जाओगे अच्छी तरीके से, अभी शायद मेरे अंदाज में परिचय नहीं हुआ है आपका, जानो अच्छे से, आपको खुद महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ गवा दिया, हम सर से ज़्यादा हमने क्यों फ़ायदा नहीं ले पाए सर का। कमांडो है बेटा, कमांडो 1000 रुपये एक बारी है, गेजाइयाँ रैकती रह जाएंगे, रैकती। चलो बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो टू बी एबल टू मैनेज वंस है, गड़बड़ होना शुरू हो गई। एंगर इज ए रिफ्लेक्शन इज एन इंडिविजुअल्स
अरे जब वंश में बात कर रहा है तो इंडिविजुअल्स की बात क्या आ रही है, यहाँ पे भी इसी की भाषा में बात करना, जो जैसी भाषा में बात कर रहा है वैसी भाषा में जवाब देंगे। योगी जी यही तो कहते हैं, जो जिस भाषा में जब बात करे उसी भाषा में जवाब दे दो। तो इस भाषा में जवाब दे दो ना, वंश की भाषा में ही जवाब दो इसको। वंश की भाषा में जवाब मांग रहा है, यहाँ वंश आएगा तो एरर कहाँ मिल गई हमें, बी ऑप्शन में एरर हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम बात करते हैं कमांडोज 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 ले 40 में तो पहले ही से लपक गया, कार्ड चेक कर लिया आइडेंटिटी कार्ड इसमें आरकेटी वाला। अरे ए ऑनेस्ट कभी नहीं होता भैया, एन ऑनेस्ट होता है। लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन दिया है, बताओ ये भी आने को थे, ये वो एनडीए में आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। तो 40 में सबसे पहली एरर हमें मिल जाती है, क्या आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा। तो कमांडो जाता है ये, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, इडियम फ्रेज समझा दिए, सिनोनिम समझा दिए आपको, है ना, जम्बलिंग वर्ड समझा दिए, और एरर आ गई, स्पॉटिंग एरर आ गई। अब हमारा सेक्शन है एंटोनिम्स का। कौन सा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन होगा शायद ये, एंटोनिम्स का। विपरीतार्थ कहते हैं इनको, विलोम शब्द कहते हैं, बहुत सिंपल है ना, सीधी सी बात है। वोकैब जिसकी मजबूत है वो विपरीतार्थ क्या सबकी धज्जियां उड़ा देगा, जैसे मैं उड़ा रहा हूँ इस समय। मेन चीज़ है, सबसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि सबसे मेन है आपकी वोकैब। अब हम बात करते हैं कमांडोज 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। क्रूड का मतलब वैसे कच्चा भी होता है ना, कच्चे का मतलब बेकार हो गया। अब बेकार का मतलब क्या है, बेकार का उल्टा क्या होगा अपने आप बताओ, बेकार का उल्टा क्या होगा, बैलेंस तो संतुलित होता है, ईगर आतुर होता है, रिफाइंड, हाँ रिफाइंड सही है। कोर्स माने भद्दा हो गया, तो रिफाइंड इसका बेकार का रिफाइंड सही है, साफ, है ना, बिल्कुल सही है। कोर्स का मतलब खुरदरा भी हो सकता है, भद्दा भी हो सकता है। तो यानी 41 में क्रूड का जो एंटोनिम है वो क्या बनेगा, रिफाइंड बनेगा, साफ बनेगा। चलो आगे की बात करते हैं, 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 में ही इज कॉन्फिडेंस इज हाई, हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। तो कॉन्फिडेंस का एंटोनिम ढूंढना है। कॉन्फिडेंस माने क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास का उल्टा क्या हो जाएगा, कमजोर आत्मविश्वास। तो डिफिडेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, कॉन्फिडेंस डिफिडेंस। ईगरनेस माने उत्सुकता हो गया, स्टिड फास्टनेस क्या हो गई, दृढ़ता हो गई, एंड्योरेंस माने क्या हो गया, सहनशीलता हो गई। तो सीधी सी बात है, अन्य वोकैब की भी बात कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस का एंटोनिम क्या बनेगा, डिफिडेंस बनेगा 42 का। 43वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। इंटीग्रिटी का मतलब ऐसे अखंडता भी होता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा, ईमानदारी। उसकी ईमानदारी नोटिस की गई है, क्या की गई है, स्किलफुलनेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो तेज हो जाएगा, कुशलता हो जाएगी। एबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। डिपेंडेबिलिटी का मतलब निर्भरता हो जाएगी। अरे डिसऑनेस्टी, ईमानदारी का मतलब उल्टा क्या होगा, डिसऑनेस्टी यानी ईमानदारी। चलो 43 का क्या लगा दिया, डी लगा दिया आपने, डी करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब हम बात करते हैं 44वें की। सी इज बिनो बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। तो बेनिवोलेंट टाइप का ये कई बार आ चुका है, आपने देखा होगा, जनरली आपको देखने को मिल जाता है, ये रिपीटेड है बहुत ज़्यादा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बेसरम टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। सी इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट पहले तो मैं बता दूं, एक रूट वर्ड बैन से मिलकर बना है, और बैन का मतलब होता है गुड, अच्छा, परोपकारी कह सकते हैं इसको, है ना, जो दूसरों के बारे में सोचता है। और इनका रूट वर्ड का उल्टा क्या बन जाएगा, है ना, अपरोपकारी यानी मेल वोलेंट बन जाएगा, मेल वोलेंट। बैन का उल्टा क्या होता है, मेल। एम्बी वेलेंट क्या हो जाएगा, उभय परोपकारी हो जाएगा, उभय दोनों की तरफ। यानी क्लेवर माने चालाक हो जाएगा। मडल्ड माने क्या होता है, मतलब अव्यवस्थित हो जाएगा, डिसऑर्डरली हो जाएगा। तो 44 का करेक्ट जो इंटोनिम बनेगा बेनिवोलेंट का, मेल वोलेंट बनेगा। 45वें क्वेश्चन की बात करें, हिज सार्टोरियल मैनर इज जज्ड। उसका सार्टोरियल यानी उसका, सार्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वैसे, साफ बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, स्टाइलिश बोल सकते हैं। चलो स्टाइलिश सही रहेगा, स्टाइलिश है, स्टाइलिश मैनर जज किया गया उसका। तो स्टाइलिश का उल्टा क्या होगा, अनस्टाइलिश हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। क्रूड का मतलब पहले बता चुका हूँ, कॉमन असाधारण होता है, कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा, असहमत हो जाएगा, अनकम्प्रोमाइजिंग। तो 45 तक किसी को कोई दिक्कत, 45 का एंटोनिम क्या बनेगा, ए बनेगा। अब बात करते हैं 45 के बाद 46 की। द पीस ऑफ आर्ट इज एंथो, पीस ऑफ आर्ट इज क्या बनेगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, असली होता है ऑथेंटिक का मतलब। अब नकली फेक हो सकता है ना, फेक सही है, नकली हो गया। रेयर, रेयर माने दुर्लभ हो गया, एक्सपेंसिव माने महंगा हो गया, जेन्यून माने क्या होता है, असली हो गया। तो 46 का जो करेक्ट निकल के आएगा वो एंटोनिम ऑथेंटिक का निकलेगा, फेक। 47 की बात करें, डेल्यूज अफेक्ट द पॉल्यूशन पॉपुलेशन, सॉरी,
पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन। द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। डेल्यूज का मतलब क्या होता है, बाढ़ कह सकते हैं, है ना, फ्लड कह सकते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल फटना होता है, ड्रॉट माने सूखा होता है, और बाढ़ का मतलब सूखा, सूखा सही तो एंटोनिम इसका, तो ड्रॉट सही है इसका। डिफॉरेस्टेशन माने जंगल काटना होता है, ड्रिजलिंग माने बूंदाबांदी करना होता है। तो वोकैब जरूर पढ़ा करें, वोकैब से ही सारा खेल होता है। आज मैं बोल पा रहा हूँ वो वोकैब का ही खेल है सारा, वो इतने सालों बाद बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है वोकैब का ही खेल है सारा। 48वें क्वेश्चन की बात करें, हिज डेडिकेशन इज नॉन टू ऑल। तो डेडिकेशन माने क्या होता है, समर्पण की भावना होती है। क्लैरिटी माने शुद्धता होती है, स्पष्टता हो जाती है। हॉस्टिलिटी माने क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है। अपैथी इसका वैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही है, अपैथी इसका एंटोनिम है। डेडिकेशन का, समर्पण का मतलब होता है उदासीनता। एंगर माने क्या होता है, गुस्सा। तो 48 का जो करेक्ट निकल के आया है वो अपैथी निकल के आया है, नीरसता यानी उदासीनता। 49वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 49वें में एंटोनिम ढूंढना है। हिज परस्पेसिटी वॉज रिमार्केबल, है ना। तो परस्पेसिटी माने क्या होता है, परस्पेसिटी माने होता है कि चीज़ों की तह तक जाने की जिसमें क्षमता होती है, अंदर तक जाने की क्षमता होती है, गहराई तक जाने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तेज हो गया। तेज का क्या हो जाएगा, उल्टा डलनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीरस हो गया। स्मार्टनेस जानते ही हो आप, डेडिकेशन जानते ही हो, और डेवियसनेस माने जानते ही हो, है ना, कुटिलता होती है, कुटिलता। डेविएशन माने होती है कुटिलता। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश के सारे सेक्शन हमने कंप्लीट किए, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो बता देना कमांडोज। आपके योगी सर ने, कमांडो सर ने इंग्लिश की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है। बता देना उन दैत्यों को जो हल्ला मचा रहे हैं वैसे ही फालतू का, कि ये आया वो आया, यहाँ से आया वहाँ से आया। अरे सब आता है, सब किताबों में दे रखा है, सब लोग मेहनत करो। रियल मेहनत हमारी जब सक्सेस होगी, उन टीचरों से ही मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अब रियल मेहनत आपकी जब सक्सेस होगी, जब बच्चा आपको रिजल्ट देगा। मेन रिजल्ट वो है, हमारा रिजल्ट देने से मतलब नहीं है, वो क्या करके आया, कहाँ नहीं करके आया, वो माना जाएगा। चमत्कार को नमस्कार है कमांडोज, ध्यान रखना हमेशा। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ही हैज अ पंचेंट, पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। आहा, गर्मा गर्म भोजन, मसालेदार भोजन। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि, आनंद आना, तो पसंद करता है। यानी ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, यानी उसे रुचि है मसालेदार भोजन की। यह मुझे ही मजा आता है, समोसे, आई लाइक समोसा। तो इसका उल्टा पेंचेंट का बन जाएगा क्या, डिसलाइक, घृणा करता है उसका। क्या बन जाएगा, डिसलाइक। तो कमांडोज मैं फिर एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने y.raj डिफेंस क्लासेस को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमांडो कर लो। आने वाले समय में लाले पड़ जाएंगे, आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। दुनिया बढ़ती जाएगी अब, है ना। थोड़ा टेक्निकल कारण बन रहे हैं कि मुझे लाइव मौका नहीं मिल पा रहा है। लाइव के लिए मैं बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ, नई जुगाड़ बन पा रही है। जिस दिन जुगाड़ बन गई ना तो यूँ समझ लो धर्राटे काट देंगे बेटा। तो इसीलिए अभी मैंने एक सेशन कराया है, एनडीए फर्स्ट जो पेपर का परीक्षा हुई थी उसका एक सेक्शन है दूसरा, मैथ के बाद गेट होता है। गेट का एक सेक्शन हमने कर लिया है, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। कहीं किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई ऑप्शन उसे लगता है कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो बता सकता है। वैसे एक्यूरेसी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। 50 के 50 क्वेश्चन मुझे पूरी तरीके से तल्लीनता से मैंने कराए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्कोर लगा सकते हो, आपने कितने करे हैं, ठीक है कमांडोज। दूसरा अपना टेलीग्राम चैनल है GS बाय योगी सर कमांडो करके, उस पर पहुँचे, वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहता हूँ। तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करें अपने लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़रूरतमंद बच्चों को जोड़ें उससे, ठीक है कमांडोज। तो मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा कमांडोज। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कमांडोज, तो कोशिश कर हल निकलेगा कमांडोज, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। तो कमांडोज इसी लाइनों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और कमांडोज मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इंग्लिश कैसी लगी, और इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन कैसा लगा। और मैं आगे जीएस के पोर्शन को करवाऊंगा, चाहे उसमें फिजिक्स हो, कोई पोर्शन हो, उसको मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो कमांडो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद कमांडोज।